Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to YourPedia. So I have a very important announcement to make. So today we are going to start a new batch for GATE 2022 for civil engineering, and we are starting with RCC, reinforced cement concrete. Now in this subject, what actually we will be covering and when it will start. So it will be starting at every day from 9 p.m. onwards. Okay, this will be a premiere. All right, and the topics that will be covered will be discussed to you, and what you need to do is you need to take a pen and a copy and please make proper notes while studying so that it helps you in retaining everything. Now what else will be covered? We'll be covering topics, complete subject will be covered. Apart from that, we'll be taking interview questions as well, because you will be studying this RCC for the point of view of doing either MTech or PhD or for going for PSUs or engineering services anywhere. So interview are a must. So the number of questions related to interview will be taken care of. Apart from that, we will also look at what are the projects that you can make if you are studying RCC. Okay, projects related to RCC. This will be useful for third year and final year students. Also, we will be exploring some abroad opportunities. Like if you are from BTech student, then what are the abroad opportunities for doing internship? If you have done your BTech, then MS abroad. If you have done MTech, then PhD abroad. We'll look into that opportunities also. Plus your post-GATE counseling. Okay, post-GATE counseling, we'll look at that also. So this is not just conventional RCC for GATE we are studying. We are taking care of complete career. Okay, your complete career. So hold tight, make notes, do proper calculation, and I wish you all the best for your exam. Thank you. So in the last lecture हम लोगों ने बिल्कुल briefly देखा कि RCC क्या होता है. Okay, RCC में स्टील कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, what are the advantages, what are the disadvantages, ये सारी चीज़ें देखी. एंड लास्ट में जो लेक्चर हमने एंड किया दैट वाज ऑन एफसीके वैल्यूज़ पर हमने उसको एंड किया था समवेयर अराउंड दिस पॉइंट. ओके, अब हम इसी एफसीके को दिस एफसीके इटसेल्फ हम इसको आगे थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ने वाले हैं. ओके, अब ये देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 19.8, 20, 23, 21, दैट इज कम्प्लीटली रैंडम, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे क्यूब्स हमने एक जैसे बनाए हैं. तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहां पे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रोबेबिलिस्टिक कर्व. प्रोबेबिलिस्टिक कर्व, प्लीज इसको लिख लेना है, यहां से नोट्स बनाने शुरू कर दें. प्रोबेबिलिस्टिक कर्व. ओके, देखो ये जो कर्व है ये कैसा है, दिस इज फ्रीक्वेंसी और यहां पे स्ट्रेंथ. ओके, अब ये प्रोबेबिलिस्टिक कर्व कौन सा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. सो दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट गोज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ. ओके, यानी कि बहुत ही कम सैंपल्स ऐसे हैं. ओके, बहुत ही कम सैंपल ऐसे हैं. देखो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो रहा है, दीज आर नंबर ऑफ सैंपल्स. इसको समझना है यहाँ पे, ये क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स है. हमने 100 सैंपल लिए थे, तो 100 सैंपल में से बहुत कम सैंपल ऐसे होंगे जिसका स्ट्रेंथ बहुत कम आ रहा होगा. ओके, 25 से मतलब 17, 18, 16 बहुत कम आ रहा होगा. और बहुत ही कम सैंपल्स ऐसे हैं, देखो बहुत ही कम सैंपल्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल 30, 32, ये बहुत ज़्यादा आ रहा होगा. मैक्सिमम जो आ रहे होंगे, मैक्सिमम जिनका स्ट्रेंथ आ रहा होगा वो इतने सारे पार्टिकल हैं. मैक्सिमम जितने हमारे पार्टिकल्स हैं, जितने हमारे स्पेसिमेंस हैं, वो एवरेज स्ट्रेंथ पर आ रहे होंगे 25 के आसपास कुछ. ओके, दैट इज कॉल्ड एफएम, मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ठीक है, इनिशियली 5% हम लोग मानते हैं कि फेल है. ओके, दिस इज 5% एरिया, 5% एरिया यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि फेल है. रेस्ट दिस इज 95% एरिया, ये पास एरिया. स्ट्रेंथ इसके ऊपर आनी चाहिए, इस लाइन के ऊपर. दिस इज कॉल्ड एफसीके. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं कुछ है के सिग्मा. ठीक है,
देखो हुआ क्या है यहाँ पे, हम लोगों ने 100 सैंपल लिए, ओके, 100 स्पेसिमेन बनाए, 100 सैंपल्स बनाए कंक्रीट क्यूब के, ओके। अब उनको क्या बोला है, 100 सैंपल्स हमने बना दिए, फिर हम ऐसा बोल रहे हैं कि ओके चलो ठीक है 100 सैंपल्स बनाए, उन पे हमने टेस्टिंग करी, तो जो रिजल्ट्स आएंगे दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। 100 में से 5-7 ऐसे होंगे जिनका स्ट्रेंथ बहुत कम आ रहा होगा, 25, 24, 23, 18, 17, 16 ऐसा कुछ आ रहा होगा, और बहुत ही कम सैंपल्स ऐसे हैं जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, 38, 39, 40 ऐसा भी आ सकता है, ओके। बट जो मेजॉरिटी है उसका स्ट्रेंथ कितना आ रहा होगा, FM मीन, ठीक है। 50% जो जितने पार्टिकल्स है, जितने स्पेसिमेंस है, उनका स्ट्रेंथ कितना आ रहा होगा, FM आ रहा होगा। और हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे, जहां पे 5% से ज्यादा फेल नहीं होने चाहिए, ओके। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा वेयर दिस FM इज मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, FCK इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अभी मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा, डोंट वरी, तो जैसा जैसा मैं बोलता जाऊंगा वो लिखते जाना है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनता है, FM इक्वल टू FCK प्लस K सिग्मा, ओके। FM इक्वल टू FCK प्लस K सिग्मा विद द वैल्यू ऑफ K इज 1.64, हो सकता है आपको एग्जाम में 1.65 मिल जाए, ओके। तो मोर और लेस दे आर सेम, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट मोर और लेस दे आर सेम। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज स्टैंडर्ड deviation, okay. This is equal to 4 for M20 and M25, and this is equal to 5 for greater than or equal to M30। 30 या उनके ऊपर के लिए हमें सिग्मा कितना लेना होता है, 5 लेना होता है, ओके। मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और लेट्स से मीन कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, FM, FCK कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एक एक करके FCK का भी डेफिनेशन लिखते हैं, FM का भी डेफिनेशन लिखेंगे, और इस पर बेस्ड हम लोग एक एक्सप्रेशन, एक न्यूमेरिकल करेंगे। FM इक्वल टू FCK प्लस 1.64 टाइम्स सिग्मा। इसको ध्यान रखना है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला था ना कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी एक पोटेंशियल पार्ट है जिससे आपको गेट में क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको लिखा रहा हूँ FM क्या है, FCK क्या है। डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिख लिया है सबने, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। FCK एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन लिखेंगे। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ below which not more than 5% of samples are allowed to fail, ओके। और मैंने आपको बॉक्स वाला एग्जांपल दिया था 100 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो वही है। लेट्स टॉक अबाउट FM। मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, प्लीज इसको नोट करते जाना, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ से देखते जाओगे, ऐसे देखते जाओगे तो भूल जाओगे बाद में, तो इसको नोट करते जाना है। मैं सारे के सारे नोट्स आपको इसीलिए लिखा रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ below which not more than 50% of samples are allowed to fail. Not more than 50% of samples are allowed to fail.
50% से ज़्यादा फेल नहीं होने देते। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखना है, फाइंड द मीन स्ट्रेंथ ऑफ M25। ठीक है, M25 का हमें क्या निकालना है, मीन स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, Fm इक्वल टू FCK प्लस K सिग्मा होता है। FCK कितना है, ये जो वैल्यू है 25 प्लस K का वैल्यू 1.64, और मैंने आपको क्या बताया था, सिग्मा कितना होगा 425, पीछे देखा था 4, तो Fm हमारे पास में आ जाएगा 31.46 न्यूटन्स पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ऑन एन एवरेज बोल रहे हैं, हमने M25 के क्यूब्स बनाए, ओके 100 क्यूब्स बनाए, 50 का हमने सभी को टेस्टिंग कर दिया हमने, उसके बाद सभी को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, तो 50 नंबर तक 50 तक, ओके 50 तक जो स्ट्रेंथ आया वो 31.46 से कुछ कम आएगा। 50 के बाद 51st से जो स्ट्रेंथ आएगा दैट माइट बी और अप्रॉक्सीमेटली नियर टू 31.46, ये मतलब हो रहा है। ओके, छोटा सा न्यूमेरिकल है, हो सकता है यहाँ पे आपको M30 दे दे, कितना है M35 कुछ भी दे सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट, पूरा लिखते हैं आगे, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट denoted by EC. Okay, Young's modulus of concrete denoted by EC, that is equal to 5000 under root FCK. Okay, 5000 under root FCK, इसको याद रखना है, इस एक्सप्रेशन को, बहुत जरूरी है, 5000 रूट ओवर FCK। ठीक है, बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर ये जो 5000 है दैट इज बेस्ड ऑन इंडियन कंडीशंस। यूएसए में जाएंगे फॉर्मूला यही रहता है, 5500 हो जाएगा, 5700 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब देखो सिंपल से समझो, इलास्टिसिटी क्या होता है, इट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, ये हमारा स्लोप होता है ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो हम माइल्ड स्टील के लिए बनाते थे। ओके, देखना यहाँ पे, इसको मैं बाद में हटा दूंगा, अभी सिर्फ यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ माइल्ड स्टील का कर्व होता है। ओके, तो यहाँ से लेके टिल दिस प्रोपोर्शनल लिमिट, कोई पॉइंट ए है जिसको हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट कह रहे हैं, दिस इज स्ट्रेस, सॉरी हाँ ये स्ट्रेस है और ये हमारे लिए स्ट्रेन है, तो ये जो स्लोप होता था दैट इज योर इलास्टिसिटी। वेरी सिंपल, तभी तो हम हुक्स लॉ से लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू इलास्टिसिटी ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। तो ये ई क्या है, 10E, दिस इज इक्वल टू सिग्मा, और यहाँ पे स्ट्रेन, तो ये स्लोप ही हुआ, तो दैट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, बट यहाँ पे कंक्रीट का इतना आसान सा कर्व नहीं होता। कंक्रीट का कर्व कैसा होता है, कंक्रीट का कर्व होता है दैट इज, यहाँ पे तो स्ट्रेस रहता है और यहाँ पे स्ट्रेन रहता है, बट इसका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, स्लोप हर पॉइंट पे वेरी करता है, सो देयरफॉर टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स हैं, एक फर्स्ट हमारा आता है, दिस इज इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस।
टेंजेंट मॉड्यूलस, एंड थर्ड सीकेंट मॉड्यूलस, ई आई ई टी एंड यहाँ पे देखो ई एस। ओके, अब देखो इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस क्या है। ये जो कर्व है, ये कर्व समवेयर अराउंड दिस कुछ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये जो ओरिजिन बना हुआ है हमने इसी से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ओके, इसी से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल बना दैट इज ई आई, इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस। ओके, अब क्या किया हमने, यहाँ पे एक पॉइंट लिया। ओके, लेट दिस बी पॉइंट पी। इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करके हमने एक और कर्व बनाया, इसको डिफरेंट कलर से करते हैं। लेट्स टेक मे बी दिस कलर, समथिंग लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड ई एस। दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, सीकेंट बनाया, तो ये हमारा बन गया एक सीकेंट मॉड्यूलस। अब इसी पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट और ड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट मॉड्यूलस। आया समझ में? अगर नहीं आया तो लेट मी जस्ट इसको डिफरेंट कलर से करते हैं, समझ में आ जाएगा। ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लेट मी टेक दिस। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्लोप आया दैट इज ई टी, टेंजेंट मॉड्यूलस। एक पॉइंट जो हमने कंसिडर किया था पी पॉइंट, एक जा रहा है ओरिजिन से दैट इज कॉल्ड सीकेंट मॉड्यूलस, और एक ऐसे जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट मॉड्यूलस। देखने से क्या लगता है, ई आई सबसे बड़ा है, फिर ई एस है, फिर यहाँ पे ई टी है, एंगल्स के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो। ओके, ए आई ई एस ई टी। अब ये जो हमें 5000 रूट एफ सी के दे रखा है, ये कौन सा वाला है, इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस है। ओके, दिस इज इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस। तो यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखना है। हम इनिशियल वाला ही क्यों ले रहे हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। नोट में लिखना है द वैल्यू ऑफ ई सी, ई सी इज ऑल्सो कॉल्ड short term modulus of elasticity and is taken as इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस। ठीक है, टेकन एज इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस, यानी हम लोग ई टी को ले रहे हैं। अब ये समझ में आना चाहिए, ये सॉरी ई आई को ले रहे हैं, नॉट ई टी, इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस को ले रहे हैं। अब हम इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस को ही क्यों ले रहे हैं, वाई नॉट एनी अदर, इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस को ही क्यों ले रहे हैं। देखो हम लोग क्या लिखते हैं कि सिग्मा जो होता है दैट इज ई इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन कितना आएगा, सिग्मा अपॉन ई, करेक्ट। अब हम क्या चाहते हैं, किसी भी बॉडी पे अगर लोड लगता है, ओके, कुछ भी लोड लगता है, तो उसमें जो स्ट्रेन है, ये जो स्ट्रेन है ना, दिस शुड बी मिनिमम। उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आता है वो बहुत कम आना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं आना चाहिए, दैट शुड बी मिनिमम। अगर इसको हमें मिनिमम रखना है, इसको मिनिमम रखना है, तो यहाँ पे इसको क्या रखना होगा, मैक्सिमम। ओके, इसको मैक्सिमम रखना है, इसलिए हम लोग ई आई को कंसिडर करते हैं 5000 रूट एफ सी के। ओके, अब यहाँ पे एक चीज लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। शॉर्ट टर्म, अभी अगर शॉर्ट टर्म है तो कुछ लॉन्ग टर्म भी होगा। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, इमीडिएटली, सालों साल बाद नहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, इमीडिएटली महीने भर में या ऐसे कुछ हमने कैलकुलेशन कर लिया, सो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको लिख लो। फिर नेक्स्ट लिखना है लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, नेक्स्ट हमें लिखना है
लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, इसको चाहो तो आप नोट करके लिख लो, प्लीज नोट्स बनाते जाना, जैसे जैसे मैं बनवाता जा रहा हूँ वैसे नोट्स बनाते जाना। लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय ECL। ओके, ECL लॉन्ग टर्म, ECL होता है EC अपॉन 1 प्लस थीटा। ओके, 1 प्लस थीटा। EC हमारा क्या था 5000 रूट FC के, okay, where theta is creep coefficient। थीटा क्या है? creep coefficient। this is equal to creep strain upon elastic strain। एज ऑफ नाउ आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि क्रीप स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, समझ ही नहीं आ रहा, उसमें बिल्कुल डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड एक टेबल है, वो टेबल आपको जरूर याद रखना है। दैट टेबल इज, मैं यहाँ पे टेबल लिख रहा हूँ, पीरियड एंड थीटा। अगर 7 डेज है तो इट विल बी 2.2, 18 डेज है इट विल बी 1.6 एंड 1 ईयर है तो दैट विल बी 1.1। ठीक है, थीटा को आपको ध्यान रखना है। आया समझ में? 5000 रूट FC के अपॉन 1 प्लस थीटा, दैट इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सालों साल बाद अगर हम इलास्टिसिटी निकालना चाहते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ उसके अंदर क्रीप हमेशा आता है, तो इलास्टिसिटी कितनी आएगी? अब हम लोग बात कर लेते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास एक पेज और है, लेट्स डू वन थिंग, इन सबको हम लोग इरेज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आता है परमिसिबल स्ट्रेसेस। परमिसिबल स्ट्रेसेस, परमिसिबल स्ट्रेसेस हम दोनों में निकालेंगे, स्टील में भी निकालेंगे, कंक्रीट में भी निकालेंगे कितना होता है। तो आपको टेबल बनाना है इसका। सबसे पहले लिखेंगे ए, कंक्रीट अंडर कंप्रेशन। ठीक है, कंक्रीट अंडर कंप्रेशन। परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, कंक्रीट में कंप्रेशन और टेंशन दोनों में लिखेंगे, स्टील में हम सिर्फ टेंशन में लिखेंगे, कंप्रेशन में नहीं लिखेंगे। टेबल बनानी है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, डायरेक्ट कंप्रेशन डिनोटेड बाय सिग्मा CC, और यहां पे है बेंडिंग कंप्रेशन डिनोटेड बाय सिग्मा CBC। लेट्स टेक हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है दैट इज M15 20 एंड लास्टली हमें लिखना है टिल M40। तो ये स्टैंडर्ड टेबल है और ये आपको याद रखना है। ओके, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। दैट इज 4 5 6 8 9 10। ओके, 4 5 6 8 9 10, दिस इज 5 7 8.5 10 11.5 एंड 13। ओके, 4 5 6 8 9 10, 7 मिसिंग है इसमें। ओके, अब देखो सिग्मा CC का मतलब क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। सिग्मा हम किसको कहते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस को। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस फॉर कंक्रीट अंडर कंप्रेशन, कंक्रीट अंडर डायरेक्ट कंप्रेशन। नॉर्मल स्ट्रेस
फॉर कॉन्क्रीट अंडर बेंडिंग कंप्रेशन, कॉन्क्रीट अंडर बेंडिंग कंप्रेशन। जब कॉन्क्रीट बेंड हो रहा है, ओके, एक चीज तो हो रही है कि कॉन्क्रीट को डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कॉन्क्रीट को डायरेक्ट कंप्रेस कर रहे हैं, तो परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, 4, 5, 6, 8, 9, 10। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, 15। ओके, हम डिजाइन करने के लिए जब उसको डायरेक्ट कंप्रेस कर रहे हैं तो हम डिजाइन करने 4 ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 गुना कम ले रहे हैं, 20 का 5 ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 गुना कम ले रहे हैं। यानी इसके लिए अगर मैं बात करूं, ओके, तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली नियरली इक्वल टू 4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और यहाँ पे कंक्रीट अंडर बेंडिंग कंप्रेशन, यानी अगर हम लोग कंक्रीट को बेंड कर रहे हैं तो कंप्रेशन वाले जोन में हमें कितना स्ट्रेंथ लेना है, M15 था तो उसका 5 ले रहे, 20 का 7, 25 का 8.5, 30 का 10, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 3 ले रहे हैं, इसका 4। ओवरऑल स्ट्रेंथ कितना ले सकता है, 15 तक ले सकता है, बट जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन हमें थोड़ा ऑन अ कंजर्वेटिव साइड करना होता है, तो हम स्ट्रेंथ को थोड़ा कम मान के चलते हैं और थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। 4, 5, 6, 8, 9, 10, 5, 7, 8.5, 10, 11.5 एंड 30। दिस इज कॉन्क्रीट अंडर कंप्रेशन, ऑलराइट। अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्क्रीट अंडर टेंशन। बी देख लेते हैं। ये वाला इतना काम का नहीं है, आपको ए कॉलम तो यू विल हैव टू लर्न दिस, ये आपको याद करना पड़ेगा। बी वाला आप याद नहीं करोगे तब भी चलेगा, ओके, बी वाला इज फाइन। यहां पे कंक्रीट है और यहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ, सारा का सारा किस में चलेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। M15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, ठीक है, 40 तक लिखना है। 15 के लिए है 2, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, आप नहीं याद करोगे चलेगा। नहीं याद करोगे चलेगा, बट हाँ ए वाला आपको याद होना चाहिए, इसको लिख लो। ओके, ये सारा लिख लिया। एफ सिग्मा सीसी और सिग्मा सीबीसी आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में। सी पॉइंट पे आते हैं, फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑफ कंक्रीट, ठीक है, फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, इसका मतलब है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग। बेंडिंग में यानी अगर ये कोई बीम है और अगर ये बेंड हो रही है किसी भी लोड के कारण, यूडीएल लग सकता है, पी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, तो अगर ये बेंड हो रहा है, ये बेंड कैसे होगा, इट विल बेंड समथिंग लाइक दिस। ऊपर कंप्रेशन आएगा, नीचे टेंशन आएगा, ये न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज टेंशन। तो इस जोन में जब वो बेंड हो रहा है तब टेंशन जोन में कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेस है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग। This is denoted by FCR.
Okay, FCR. This is also called rupture tensile strength. Also called rupture tensile strength. Now FCR is given by 0.7 root FCK. ठीक है, 0.7 root over FCK. रूट ओवर FCK. आया समझ में? फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, FCR 0.7 रूट FCK. अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं D पॉइंट. परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर स्टील. इसका हम लोग एक ही टेबल बनाएंगे, एक ही टेबल में सारी चीज़ें लिख लेंगे. तो पहले मैं एक बार टेबल बना देता हूँ, उसके बाद में आप लोग बनाना, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो. आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी. थोड़ा सा इसको साइड में लिखते हैं. लेट्स से MS यानी FE 250 इसके लिए, और एक हाई टेंसाइल स्टील यानी FE 415 हो गया और FE 500, इन दोनों के लिए. देखो टेबल थोड़ा सा क्या है, बड़ा है. हमारे कुछ अलग अलग कॉलम्स बनेंगे. इस तरीके से देखो, दिस इज टेंसाइल स्ट्रेंथ. ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो इसके लिए डायमीटर लेस देन इक्वल टू 20 mm, so that is 140, 230, 130 एंड 230. और ये है हमारे लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे दो अलग बाइफर्केशन और है, इसलिए मैं बोला था कि पहले एक बार मैं बना देता हूँ. ओके, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है. और यहाँ पे नीचे वापस से फर्दर दो बाइफर्केशन है. ओके, देखो यहाँ पे इसको बिल्कुल क्लीन बनाना चाह रहा हूँ मैं. ओके, देखो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज बार एम्बेडेड इन कंक्रीट, बार नॉट एम्बेडेड इन कंक्रीट. ये क्या है, पूरा का पूरा कंक्रीट के अंदर हमारा रेनफोर्समेंट बार है. यहाँ पे आएगा सिग्मा SC, सिग्मा SC डैश. दिस इज 130, 190. and 190. The overall value for this is 1.5 MC dash. अभी लिख लो, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा सारी की सारी क्या है. अभी हो सकता है समझ में नहीं आएगा. 5 less than equal to 20 mm, 5 greater than 20 mm, 140, 130, 190 and 190. अब ये देखो, हमने स्टील की दो वैल्यूज लिखी हैं. एक बार इस टेबल को लिख लो, देन मैं आपको इसको यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ. जो जो चीज़ें मुझे और लिखनी है
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई विल गिव यू 10-20 सेकेंड्स। आप वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हो, विल मेक थिंग्स मोर ईजियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिग्मा SC एक वैल्यू आया है, इट इज कंसिडर्ड फॉर कॉलम्स, इट इज कंसिडर्ड फॉर कॉलम। देखो सिग्मा SC, सिग्मा का मतलब नॉर्मल स्ट्रेस फॉर स्टील अंडर कंप्रेशन, मतलब जब कॉलम्स है तो कॉलम्स में स्टील और कंक्रीट दोनों किस में रहेंगे, कंप्रेशन में प्राइमरली, तो हम S और C लिख रहे हैं, स्टील अंडर कंप्रेशन। C डैश दिस इज stress in concrete, stress in concrete at the level of steel, stress in concrete at the level of steel। अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, ओके। एक तो आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ पूरा ध्यान रखना है, 140, 130, 230, 230 इतना आपको याद रखना है। इसमें आप कुछ भी याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा। जब हम कॉलम्स पे आएंगे, मॉड्यूल 5 के अंदर कॉलम्स पे आएंगे, तब हम लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, दिस इज ओनली एंड ओनली टू बी यूज्ड इन कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स में इसको यूज़ करना है, बीम और स्लैब में हम लोग इसको यूज़ करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हमारे लिए हो गए परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर स्टील। अब जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखा था FC के, वैसे ही हमारे पास में होता है कैरेक्टरिस्टिक लोड, ओके। व्हाट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक लोड। PCK, ओके, PCK। तो इसका डेफिनेशन लिखना है, इट इज दैट लोड, it is that load which has 95% probability it is that load which has 95% probability of not being exceeded during the entire life of the structure, during the entire life of the structure, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लोड। और सिंपल सा ये हो गया। 95% क्या लिखा है, सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ। अब देखो, इतना सब पढ़ने के बाद में हम लोग अभी एक छोटी सी चीज़ और पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन में, फेलियर ऑफ एनी स्ट्रक्चर, ठीक है। फेलियर ऑफ एनी स्ट्रक्चर, कोई सा भी स्ट्रक्चर, वेदर बी इट योर, आपका घर का रूम हो सकता है, हाउस हो सकता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, किसी भी तरीके की बिल्डिंग है, उसको फेल होने के लिए, ठीक है, दो तरीके से हमारा कोई सा भी स्ट्रक्चर फेल कर सकता है। एक तो लोड और दूसरा मटेरियल। लोड और मटेरियल कैसे बोल रहा हूं मैं, लोड का मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लो हमने डिजाइन किया 100 किलो न्यूटन लोड के लिए, ओके, और सपोज उस पर लोड आ गया 200 किलो न्यूटन, ये उससे ज्यादा आ गया, तो हमारा स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ लोड फेल हो जाएगा, ठीक है। अब मटेरियल, हमें डिजाइन करना था M25, बट साइट पे डिजाइन हो गया बिकॉज ऑफ एनी अनफोर्सिंग कंडीशंस, कुछ भी हो गया, M15 M20 डिजाइन हो गया, उसके कारण अगर फेलियर होता है तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल फेलियर।
एक तो लोड फेलियर और एक मटेरियल फेलियर। अब हो सकता है किसी भी स्ट्रक्चर में, ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कोई सा भी स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोड मटेरियल, ये 1 हटा देते हैं, 1 नहीं। पहले सिनेरियो में हो सकता है कि लोड में फेल हो जाए, मटेरियल में फेल ना हो, ठीक है, लोड ज़्यादा हो गया तब भी वो बीम टूट जाएगी, तो मटेरियल में फेल ना हो। दूसरे सिनेरियो में लोड में फेल ना हो बट वो मटेरियल में फेल हो जाए, ठीक है, लोड में फेल ना हो बट वो मटेरियल इतना वीक हो कि बीम फिर से फेल हो गई। और तीसरा ये भी हो सकता है कि लोड भी ज़्यादा आ गया और मटेरियल भी वीक हो, ठीक है। तो 3 तरीके के फेलियर हो सकते हैं, ओके, लोड एंड मटेरियल। अब इन अ सेंस ये डिपेक्ट करता है FCK को और इन अ सेंस ये डिपेक्ट करता है PCK को। एग्जैक्टली सेम नहीं है, एनालॉगसली बता रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लोड का मतलब क्या है, 95% प्रोबेबिलिटी है, या फिर इसको ऐसा लिखते हैं, ओनली 5% प्रोबेबिलिटी that the structure will fail because of load of failure। लोड के कारण स्ट्रक्चर के फेल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, सिर्फ 5% है। यानी 95% प्रोबेबिलिटी है कि लोड के कारण स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा, ये हम मान के चलते हैं 5%। डिजाइन इसी तरीके से करते हैं। मटेरियल के लिए भी सेम सिनेरियो चलता है, सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी है कि जो स्ट्रक्चर है वो फेल होगा बिकॉज ऑफ मटेरियल, ओके, सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी है। 95% प्रोबेबिलिटी है कि जो स्ट्रक्चर है वो मटेरियल के कारण फेल नहीं होगा, जो स्ट्रक्चर है वो मटेरियल के कारण फेल नहीं होगा। आया समझ में, जो स्ट्रक्चर है वो मटेरियल के कारण फेल नहीं होगा, ऑलराइट। अब इस पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल, गेट में आया हुआ न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ अ स्ट्रक्चर एज पर IS 456/2000। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है और बहुत आसान है। देखो मैंने आपको क्या बोला, आप लोग चलो इसको एक बार ट्राई करो, लेट्स ट्राई इट वंस, देखते हैं क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। होता है तो इट विल बी वेरी गुड, नहीं होता है तो फिर अभी यहां पे देखना है। What is the probability of failure of a structure as per IS 456/2000? देखो कोई सा भी स्ट्रक्चर है, ओके, इट कैन फेल, कोई सा भी स्ट्रक्चर फेल हो सकता है बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स, या तो लोड के कारण या फिर मटेरियल के कारण, ओके। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये जो है स्ट्रक्चर लोड में फेल हो जाए और मटेरियल में फेल ना हो। केस वन कर लेते हैं, लोड में फेल हो रहा है बट मटेरियल में फेल नहीं हो रहा है। केस 2, लोड में फेल नहीं हो रहा है बट मटेरियल में फेल हो रहा है। तीसरा, लोड में भी फेल हो रहा है और मटेरियल में भी फेल हो रहा है। ये तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी, इसके अलावा कोई केस नहीं है। तो यहां पे देखो, लोड में फेल हो रहा है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5% बताया, सिर्फ 5% चांसेस है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस में फेल होगा, लोड में। लोड के कारण स्ट्रक्चर के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 5%। अब मटेरियल के कारण फेलियर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.95। सेम लोड के लिए 0.95 इंटू 0.05। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि लोड के कारण हमारा स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, दैट इज 0.05।
और मटेरियल के कारण वापस से स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, तो दैट इज 0.05। आप इन सबको ऐड करोगे तो दैट विल 0.0975 विच इज 9.75%। अप्रॉक्सीमेटली 10% चांसेस है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट विल फेल बिकॉज ऑफ लोड एंड मटेरियल, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड एंड मटेरियल। इसमें हमने वेदर कंडीशंस एंड ऑल उन सबको इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। जो हमारे कंट्रोल में है हम लोग डिज़ाइन को चेंज करके इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के इतने पे हम लोग काम करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। ये मान के चलते हैं कि टोटल जो स्ट्रक्चर फेल हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी नियरली 10% कुछ है, 9.7 नियरली इट इज 10%। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपके गेट में आ चुका है, इसलिए इसको इतना डेप्थ में किया है। सो आई गेस यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट फिनिश हो रहा है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट ऑफ विथ डिज़ाइन ऑफ बीम्स। ओके, डिज़ाइन ऑफ बीम्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे WSM मेथड, देन विल गो इनटू LSM मेथड। हमारा जो बहुत लंबा टाइम जाएगा, ओके, बहुत लेंदी टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 5 और 6 और 7 आवर्स, वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ बीम्स में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद के हमारे नेक्स्ट टॉपिक बहुत छोटे छोटे से, एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल टॉपिक, तो वो भी बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। एक बार WSM हो गया तो LSM को होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।